और इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, ताकि हम लोग जब एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करें तो हमको दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर रहे। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को जो है देखने का कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम, किसी को इश्यूज आ रही है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। कोई अगर दिक्कत आ रही है तो, क्लासरूम में काफी कम लोग हैं। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे राइस के बारे में। राइस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, राइस में है खरीफ फसल है। ये हम लोग को पहले से पता है, ये एक तरह से खरीफ फसल के तौर पर जाना जाता है। कुछ इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं क्या कुछ लोगों को? तो राइस जो है एक खरीफ फसल है, और ध्यान रखिएगा खरीफ का मतलब है ये एक तरह से उष्णकटिबंधीय फसल के तौर पर जाना जाता है। या कह सकते हैं ये जो है मुख्यतः कि कुछ स्टेट्स हैं, खास करके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, दो स्टेट है, खरीफ फसल है, ये तो हम लोग को पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, तमिलनाडु एक स्टेट है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा वेस्ट बंगाल में ये दो स्टेट ऐसा है जहां पर ये जो है खरीफ, रबी और जायद में उगाई जाती है, यानी तीनों ही ऋतुओं में जो है ये उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा खरीफ, रबी और जायद तीनों ही ऋतुओं में जो है इसको उगाया जाता है। इसलिए ये जो है राइस जो है एक तरह से खरीफ फसल है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में जो है मुख्यतः ये जो है तीनों ही मौसम में, खास करके खरीफ और रबी और जायद तीनों ही मौसम में जो है उगाई जाती है। इसके अलावा इसे ओस कहा जाता है शरदकालीन में। ओस वेराइटीज है, ध्यान रखिएगा। ओस ये जो है शरद काल में है, यानी ठंडे के मौसम में जो है शरद काल में ओस के तौर पर इसको जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अमन जो है शीतकालीन। अमन शीतकालीन, और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन ये चावल का वैरायटी है, यानी कहने का मतलब है ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। ये जो है वेस्ट बंगाल में चावल की उत्पादित यानी प्रोड्यूस्ड फसल है, यानी चावल की 3 फसलें हैं ये। तो हमको क्या क्या याद रखना है? पहला ध्यान रखना है राइस एक खरीफ फसल है मुख्यतः, मगर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में खरीफ, रबी और जायद तीनों ही ऋतुओं में, तीनों ही मौसम में जो है उगाई जाती है। ओस शरद काल में, अमन शीतकाल में और बोरो ग्रीष्म काल में वेस्ट बंगाल में चावल के उत्पादित जो है ये 3 फसलों के तौर पर जाना जाता है, यानी यहां पर फसल के तौर पर जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी यहां पर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगला एस्पेक्ट चावल के लिए जब हम लोग बात करेंगे, चिकनी उपजाऊ यानी फर्टाइल मिट्टी, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होगी, चिकनी उपजाऊ मिट्टी, ये यहां पर राइस के फसल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां साथ में एक मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए, मींस औसत तापमान, औसत जो है टेम्परेचर भी यहां पर मस्ट है, यानी औसत तापमान को भी होना आवश्यक है। लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर भी होना मस्ट है यहां पर। यानी कहा जा सकता है कि औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा जो है 100% की आवश्यकता है।
अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर चावल की जो खेती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, खरीफ फसल है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में तीनों ही मौसम में होती है। ओस, अमन और बोरो तीनों अलग अलग मौसम के जो वेस्ट बंगाल में उत्पादित चावल की किस्में हैं। इसका जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि इन सब जो है यानी पे क्राइटेरिया चाहिए, यानी चावल की खेती के लिए ये सब आवश्यक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चावल के बारे में बताया था डपोक विधि। डपोक विधि के बारे में बात किया था कि एक प्रकार की धान की नर्सरी तैयार की जाती है, और ये जनरली हमने बताया था इसके बारे में कि ये उत्पादन जो है फिलीपींस से शुरू हुआ है और जापान में भी इस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है। तो फिलीपींस के साथ साथ जापान में भी इस तरह के मेथड्स को लिया गया है। अब गौर कीजिएगा, चावल के उत्पादन में मुख्यतः भारत जो है चीन के बाद जो है दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा हमने बताया था कि यहां पर जो है खास करके चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है 76% होती है और सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि प्रोटीन जो है मात्र 6 से 7% पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चावल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फसल माना जाता है, और पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1, चूंकि हमने बोला था कि बायोलॉजी को भी हम लोग साथ में देखेंगे ज्योग्राफी के साथ साथ, यानी बेसिक्स पॉइंट्स को भी यहां पर देखने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चावल में जो है गौर कीजिएगा विटामिन B1 का अभाव पाया जाता है, और चूंकि वो पॉलिश चावल में होता है, जो ऊपर में जो उसका छिलका होता है उसको जब हम लोग हटा देते हैं पॉलिश करने के क्रम में, तो विटामिन B1 जो है, थायामीन जो है, वो समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण एक बीमारी होता है B1 की कमी से, जिसको हम लोग कहते हैं बेरी बेरी रोग। यानी बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो कौन सा रोग होता है? तो आपको गौर कीजिएगा, पॉलिस्ट्राइस में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और इस कमी से एक रोग होता है, डिजीज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेरी 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 रोग कहते हैं। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, तो इसमें हमको वही पॉइंट को याद रखना है जो मेरे लिए टू द पॉइंट, यानी मेजरली अगर देखा जाए टू द पॉइंट, इसको याद रखना है। तो अब आते हैं इसके अलावा, आप गौर कीजिएगा, इसमें एक बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइट डिजीज होता है, खास करके एक तरह से खैरा रोग जो है एक प्रमुख रोग के तौर पर धान का रोग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक अगला इंपॉर्टेंट बात है, खैरा रोग धान की खेती में होती है, यानी धान में होता है खैरा रोग। तो खैरा रोग यहां पर धान के संदर्भ में जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग को पता है कि आप गौर कीजिएगा, हमने बताया था पिछले क्लास में, जया जो है वो जो है एक खास प्रकार की प्रजाति है, प्रथम बौनी प्रजाति है, जो जया के तौर पर जाना जाता है। अब बच गया कुछ और पॉइंट जो है चावल से रिलेटेड हम लोग को जानना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, भारत में जो है, आप गौर कीजिएगा कि कृषि योग्य क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो पाया जाता है चावल की कृषि के लिए। तो हमारे यहां कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र, यानी कृषि योग्य क्षेत्र में, ऐसे लिखेंगे इसको, कृषि योग्य क्षेत्र में चावल जिसमें बोया जाता है, यानी धान जिसमें होता है, यानी सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि यानी एग्रीकल्चर की जाती है। क्लियर है? यानी चावल की कृषि इसमें की जाते हैं सबसे अधिक क्षेत्रों पर। इसके अलावा आपको पता ही होगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि जो है चावल उत्पादक राज्य के तौर पर जाने जाते हैं। फिर से एक बार नाम याद रख लेंगे, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु क्षेत्र जो है प्रमुख, या और आंध्र प्रदेश तमिल जो है चावल उत्पादक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। सर रेज नहीं की, अच्छा इरेज नहीं करेंगे 2 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं बोर्ड पर, नोट कर लेंगे बिल्कुल।
व्हाई नॉट। हम इसके लिए स्पेस भी आपको देंगे, लिखने के बाद हम गैपिंग देंगे जिसमें आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर इतने जगहों को याद रखना है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, प्रमुख चावल उत्पादक जो क्षेत्र है ज्योग्राफिकल तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा पश्चिमी और पूर्वी घाट का एरिया, पश्चिमी और पूर्वी जो क्षेत्र है घाट का, वो एरिया चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत का लोकेशन है, तो ये जो लोकेशन है और ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट जो है हमारा चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यानी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो वाला एरिया है, या ईस्टर्न कोस्टल रीजन और वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, तटीय इलाका जो है, वहां पर जो है क्या होता है, चावल की अत्यधिक खेती होती है। साथ ही साथ आप गौर कीजिएगा, ये जो डेल्टाई प्रदेश है, यहां पर भी चावल की खेती होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टाई प्रदेश, जहां डेल्टा बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, विशेषकर ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय का फुट हिल्स यानी गिरिपद एरिया, इन सब क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए ये ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा माना जाता है। तो फिर से एक बार याद रखिए, चावल के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र मींस ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया या प्लेन्स जो है, साथ ही साथ प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र यानी डेल्टा वाला प्रदेश, जैसे साथ में ब्रह्मपुत्र का मैदान और हिमालय का फुट हिल्स, इतने जगहों पर जो है चावल की खेती प्रमुखता से होती है। यानी इन क्षेत्रों पे चावल की खेती प्रमुखता से देखने को मिलती है। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, चावल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कौन कौन सा वैरायटी जो है प्रमुख है। जैसे फॉर एग्जांपल जमुना, करुणा, ये जो है चावल के लिए एक प्रमुख वैरायटी के तौर पर जाना जाता है। पद्मा है, कृष्णा है, कावेरी है, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा, बाला, रत्ना, हंसा, बाला, रत्ना, ये सब चावल का हाई यील्डिंग वैरायटी है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, यानी अधिक उपज देने वाला क्रॉप्स है। तो इस प्रकार से चावल की खेती में हमको जो जो पॉइंट याद रखना है वो ध्यान रखना है। पिछले क्लास में भी चावल पर हम लोग बात कर रहे थे, शायद याद होगा आप लोगों को, तो वो नोट किए थे हम लोग। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक विटामिन ए से परिपूर्ण जो है गोल्डन राइस के बारे में भी चर्चा किया था। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, बोर्ड को हम प्लेन छोड़ दे रहे हैं, आप बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे और अगला पड़ाव पर आएंगे जिसमें हम लोग गेहूं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत में कौन कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगला क्रॉप्स पर, और अगले क्रॉप्स में हम लोग चर्चा करेंगे वीट के बारे में, यानी गेहूं के बारे में। जिनको छूट जाएगा या दिक्कत होगा तो हम लोग देख लेंगे आगे, इसलिए प्लीज सबको नोट कर लेंगे। टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सारे चीजों पर। और बस आज तक का वीडियो आपको अपलोड रहेगा इस चीज का, मगर हो सकता है नेक्स्ट क्लास से सीधे लाइव स्ट्रीमिंग ही होगा केवल, और लाइव क्लास को ही आप अटेंड करेंगे। और लाइव क्लास का यानी कहने का मतलब है लाइव क्लास को ही केवल आप सुनेंगे, जो भी दिक्कत होगी वो देख लेंगे हम लोग। इसलिए वीडियो का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं कि वीडियो में रहेगा, तो अभी एक दो दिन तो हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है आपका क्लास का। जैसे ही क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे लाइव ही होगा, और लाइव का जो प्रॉब्लम है, आपका जो फोकस जो भी हो रहा है दिक्कत, वो सब एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। तो अब लाइव में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए लाइव क्लास पे ही हम लोग फोकस करेंगे। लाइव में आपका ब्लर वीडियो आता है, थोड़ा सा नेट का इशू है आपके तरफ, मेरे तरफ यहां पर हम लगाए हुए हैं दूसरा सिस्टम भी, और उसको भी चेक कर रहे हैं, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है वीडियो। इट मीन्स दैट नेट का इशू है, या फिर मोबाइल या जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिला आज, नहीं, रोज आपको टाइम दिया हुआ है बैच का कि आपको 5 बजे होगा, आप तैयार रहिएगा।
हाँ बिल्कुल, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम लगा लिए है, सारा सिस्टम लगाए हुए हैं, इसलिए हम सब चेक कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल मेरे पास कोई इश्यू नहीं है नेट का सारा इश्यूज प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, कैमरा का इश्यूज प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। तो ज्यादातर चांस है, चूंकि हम यहाँ पर दूसरा सिस्टम भी लगाए हुए हैं और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सामने भी हम देख रहे हैं, जो बोर्ड पर दिख रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो 1-2 दिन में और भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, चूंकि बैड वेदर है, आपको पता ही है, खराब मौसम है, तो इसी कारण से आज का हो सकता है कि वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा और प्लस अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको कोई इश्यू ऐसा नहीं आएगा। मगर चूंकि आप यहाँ पर क्लासरूम में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि जो लोग क्लासरूम में नहीं रहेंगे उनको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बाकी लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट हम टाइम देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और बड़ा लिखें। अच्छा ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे मेरी आदत है, आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा हम छोटा लिखते हैं, फिर भी हम अपनी आदत को बदलने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, गेहूं, व्हीट बिल्कुल हम छोड़ देंगे, थोड़ा स्लो पढ़ा देते हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, जो भी इश्यूज होगा चर्चा करेंगे। व्हीट यानी गेहूं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गेहूं रबी की फसल है, रबी फसल है, पहला नंबर पॉइंट, रबी है गेहूं। दूसरा ध्यान रखिएगा, गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी चाहिए, उपजाऊ दोमट मिट्टी। अब ये दोमट मिट्टी है क्या, इसको जरा सा हम लोग चर्चा करते हैं, फोकस करते हैं दोमट मिट्टी के बारे में। ये दोमट मिट्टी कहते किसको हैं? ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने का ये सब तरीका है, हमेशा ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जब भी इकोनॉमिक पार्ट को हम लोग अध्ययन करें तो डिटेल पढ़ना चाहिए हर चीज को। तो दोमट मिट्टी कहते किसको हैं? ध्यान रखिएगा, दोमट का मतलब होता है फर्टाइल लैंड को कहते हैं, उर्वर भूमि को कहते हैं। ये फर्टाइल लैंड है दोमट मिट्टी। दूसरा है, दोमट मिट्टी में होता क्या है, 40% सिल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें 20% चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी। तीसरा पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, 40% बालू का अंश होता है, सैंड, बालू। तो ये बन गया 100% दोमट मिट्टी। इसमें जो है छिद्रिल होने के कारण अधिक उपजाऊ होता है, यानी पोरस होता है, जनरली छिद्रिल होता है। तो छिद्रिल होने के कारण उपजाऊ होता है, उपजाऊ यानी फर्टाइल होता है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे बड़ा क्राइटेरिया देख रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं गेहूं के रबी के बारे में, तो दोमट होता है, दोमट मिट्टी की जरूरत होती है यहां पर, बिल्कुल सिल्ट, बिल्कुल सिल्ट कह रहे हैं। ठीक है, सिल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, ठंडी जलवायु जरूरी है। ठंडी जलवायु मींस क्लाइमेट कंडीशन जो है ठंडी होनी चाहिए, रबी फसल है, पता ही है आप लोगों को। वार्षिक वर्षा 50 से 75, 50 से 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए वार्षिक वर्षा। बिल्कुल आप नोट भी करते जाइए साथ में। सिल्ट बोले हैं, SILT, सिल्ट, जिसमें कंकड़ पत्थर का जो है अंश अधिक पाया जाता है, बालू है, कंकड़ पत्थर है, इस सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और पकते समय जब ये पक जाता है फसल तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।
क्लियर है। अब भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का के धान के बाद दूसरा मुख्य फसल है जो सबसे अधिक उपजाया जाता है। यानी धान के बाद, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको याद रखना होगा कि गेहूं जो है चावल के बाद सबसे अधिक जो है क्षेत्र पर उगाया जाने वाला फसल है, यानी सेकंड नंबर है। तो वीट जो है सेकंड नंबर है सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाने वाला, अधिक क्षेत्र पर, क्षेत्र मींस एरिया पर उगने वाला फसल, सबसे अधिक क्षेत्र पर उगने वाला फसल है ये। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण भारत में चूंकि GR1 और 2 दोनों को हाल के दिन में किया गया है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण भारत में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर जो है बढ़ा है। तो GR यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मींस प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, यानी उत्पादकता बढ़ी है। क्लियर है। तो यह ध्यान रखना है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, गेहूं उत्पादक राज्यों में यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहां पर ध्यान रखिएगा गेहूं उत्पादक राज्यों में यूपी सबसे प्रमुख है, आपको पता ही है। यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ये सब क्या है, गेहूं उत्पादक राज्य है। मींस वीट प्रोडक्टिव क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार में भी कुछ परसेंटेज जो है गेहूं की उत्पादन होती है, आपको पता ही होगा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये सब जो है मेजर जो है वीट प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट्स के तौर पर जाना जाता है। तो ये वीट प्रोडक्शन के लिए नंबर पे पाया जाता है। इसके बाद आप गौर कीजिएगा, गेहूं के बारे में अगर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए तो कल्याण, सोना, सोनालिका, इसके हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, ये सब जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज के तौर पर जाना जाता है। यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज के तौर पर ये सबको माना जाता है, चाहे कल्याण हो, सोना है, सोनालिका है, राज 3077, राज 3077। क्लियर है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, राज के अलावा है अर्जुन है, ये सब हाई यील्डिंग वैरायटीज है, मींस अधिक उत्पादन में सहायक है। ये सब गेहूं के अधिक उत्पादन में सहायक जाना जाता है, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज है। तो हम ब्रैकेट में दे रहे हैं HYV है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। तो यहां पर इतनी पॉइंट्स को हम लोग को रबी के तौर पर गेहूं को याद रखना है। एक तो हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। देन उसके बाद हमने कहा कि यहां उर्वर भूमि यहां पर जरूरी है, जो एक फर्टाइल लैंड है, जो खास करके हम लोग उर्वर भूमि में जनरली बात किया किसके बारे में, तो दोमट मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद हम जो है गेहूं उत्पादक राज्यों के बारे में बात किया है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, और हाई यील्डिंग वैरायटीज का नाम यहां पर हम लोगों ने किया। अब आते हैं कुछ खास बात जो हमारे बिसाइड्स दिस, चूंकि ये तो ज्योग्राफी का पॉइंट है, इसके अलावा बिसाइड्स दिस कुछ खास पॉइंट जो है जो इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। जैसे आप गौर कीजिएगा, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल गेहूं की एक नई प्रजाति है, एक ऐसी प्रजाति है जिसमें वैज्ञानिकों ने गेहूं को एक्चुअल में राई के साथ में संकर करवाया, क्रॉस करवाया और क्रॉस करवा के उसको उत्पन्न किया। तो एक ट्रिटिकेल है। तो ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट में ध्यान रखिएगा, ट्रिटिकेल। ये वीट राई का क्रॉस है, वीट और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल।
बोलिए सर, कब बोल रहे थे काजल कुमारी का केस जमा करना? हाँ हाँ, तो करना है क्या? कर दीजिए, हम फिर बाकी नाम वाम लिख के उसको दे देंगे। थोड़ा ठीक, सा थी बात करना था सर, काजल अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, हम बात कर लेंगे थोड़ा देर बाद, 1 घंटा बाद हम कॉल करके उसका क्लास वाला चालू कर दीजिए। हाँ हम कर देंगे, वो एंथ्रो हमसे बात की हुई है। जी ठीक है, हम बात कर लेते हैं, 1 घंटा बाद करवाइएगा ना कॉल हमसे? ठीक है, 2500 रुपये। हाँ हाँ ठीक है, हमको पता है, एंथ्रो में पढ़ना था उसको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे जो एक खास प्रजाति के बारे में, गेहूं के बारे में बात किया था, जिसको हम लोग ट्रिटिकेल्स बोला है। ट्रिटिकेल्स जो है वो वीट और राई का क्रॉस है, यानी वीट और राई का क्रॉस किया गया है, यानी वीट को राई के साथ में जो है क्रॉस किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात जो है, यानी वीट और राई के बीच में जो है क्रॉस करके ट्रिटिकेल्स बनाया गया है, और ये खास करके एक ऐसी प्रजाति है जो हाल के दिनों में रिसर्च किया गया है, और ये हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और ये सब चीजों का एक बड़ा अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब आते हैं, एक और है मैक्रोनी। अगला है मैक्रोनी। मैक्रोनी, अब मैक्रोनी के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, शुष्क प्रदेशों में असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति, मींस जो शुष्क प्रदेश है, ड्राई एरिया है, और जहां इरिगेशन नहीं होता है सही से, उस क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्रजाति है जिसको कहते हैं मैक्रोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैक्रोनी जो है वो एक्चुअल में एक ऐसा प्रजाति है जो कि शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों में अच्छा जो है क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। और इसका उत्पादन जो मैक्रोनी है आज के डेट में, इसका उत्पादन जो है राजस्थान, गुजरात और एमपी में काफी तेजी से हो रहा है। तो राजस्थान, गुजरात और एमपी में जो है अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैक्रोनी एक लेटेस्ट माना जा सकता है वैरायटी है जो कि गेहूं के किस्म से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। और ये जो है दो बड़ा कंडीशन है, एक तो ड्राई में और दूसरा है यानी शुष्क जो है, शुष्क क्षेत्र में, और साथ में असिंचित क्षेत्रों में जो है इसको उगाया जाता है। तो असिंचित क्षेत्र यानी नॉन इरिगेटेड, जो इरिगेशन जिस एरिया में नहीं हुआ है वहां पर इसको उगाया जाता है। तो ये जो खास बात है, मैक्रोनी ड्राई और शुष्क क्षेत्र में, प्रदेशों में इसको देखा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, बंट और रस्ट जो है गेहूं का डिजीज है जो प्रमुखता से देखा जा सकता है। बायोलॉजी आप जब पढ़े होंगे तो बायोलॉजी में इस चीज को पढ़े होंगे कि करनाल, बंट और रस्ट जो है गेहूं का पर लगने वाला रोग है। और रस्ट जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है। तो रस्ट और खास करके करनाल, बंट दोनों जो है एक तरह से गेहूं से संबंधित रोग है। और गेहूं से संबंधित रोग होने के कारण आप गौर कीजिएगा, ये ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करता है। अब गौर कीजिएगा, गेहूं के बौनेपन के जीन को कहते हैं नॉरिन 10। नॉरिन 10 गेहूं के जो है बौनेपन का जीन है, गेहूं के ड्वार्फ बौनेपन से संबंधित जीन है। कौन है? तो नॉरिन 10। पीटी का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या 2-3 पॉइंट फैक्ट पूछा जाएगा। तो नॉरिन 10 जो है गेहूं के बौनेपन से संबंधित जीन है। तो याद रखिएगा, नॉरिन 10 याद रखना, एक बार नोट कर लीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसमें यह है आपका वीट से संबंधित कुछ बेसिक्स फैक्ट। इसके अलावा भी हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि रेस करेंगे इसलिए आप पहले पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो। क्लास में काफी कम लोग हैं, लगता है सारे लोग पढ़ने के इच्छुक नहीं है, 4 या 5 लोग हैं मात्र। कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछिए प्लीज, कोई इश्यूज है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो इस नेटवर्क इश्यू है, क्या है कुछ बताइए कोई आदमी।
हाँ, डिजीज फिर से एक बार बता रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कहा कि गेहूं से संबंधित जो है कुछ रोग है। करनाल बंट, याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं कहीं पर, करनाल बंट एक डिजीज का नाम है जो गेहूं से संबंधित है, करनाल बंट। दूसरा डिजीज है जिसको कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट। क्लियर है? रस्ट जो है जनरली 3 तरीके का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। तो इसको याद कर लीजिएगा, करनाल बंट और रस्ट जो है गेहूं से संबंधित रोग है। कभी कोई पूछे आपसे कि किससे संबंधित रोग है, तो गेहूं से संबंधित रोग है। ट्रिटिकेल एक हाइल्डिंग वेराइटीज है, ये कोई खास एरिया में नहीं उगाया जाता है क्योंकि इसको लेकर कोई एरिया नहीं है। ट्रिटिकेल जो है व्हीट और राई का क्रॉस है, जो आधुनिक रिसर्च से इसको किया गया है ताकि क्या हो सके कि जो हम लोग गेहूं का उत्पादन जो भी है हम लोग का सीमित कहीं पर रहता है तो उससे उसका जो है फायदा होगा, इसीलिए तो व्हीट और राई का जो है वो क्रॉस माना जाता है। ट्रिटिकेल्स बिल्कुल व्हीट और राई का क्रॉस है। कोई और एनी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछिए, मिटा देते हैं बोर्ड। कोई लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब जब तक आप लोग का अटेंडेंस नहीं ठीक होगा नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर नहीं करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। जीन का नाम, बिल्कुल जीन बोलते हैं। जीन जो है नॉरिन 10, जीन इसको कहते हैं। नॉरिन 10 जो है वो एक जीन है जो गेहूं के बौनेपन से संबंधित जीन है और अच्छे वैरायटी से लिए माना जाता है। तो नॉरिन 10। चलिए, और कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गेहूं के बारे में। अब गौर कीजिएगा, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में थोड़ी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी उठाया था इस तरह से, तो हम लोग गेहूं के बारे में बात करेंगे कि कितना प्रोटीन है, कितना इसमें फैट्स है या वसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, गेहूं ही चर्चा कर रहे हैं और गेहूं में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो आप गौर कीजिएगा, गेहूं में 8 से 15% जो है, व्हीट में प्रोटीन है। प्रोटीन जो है 8 से 15% इसमें गेहूं में पाया जाता है। लगभग 1.5% वसा पाया जाता है, फैट्स 1.5%। उसके अलावा आप गौर कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स 65 से 70% इसमें पाया जाता है। और गौर कीजिएगा, गेहूं में किस नाम यानी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद आपको पता भी होगा। ग्लूटेन। ग्लूटेन गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है। ग्लूटेन जो है गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन। और गेहूं के उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान रखता है, आप लोग को पता ही होगा। इसमें फर्स्ट जो है वो चीन है। चीन जो है गेहूं के प्रोडक्शन के मामले में 1 नंबर माना जाता है और सेकंड नंबर जो है वो है इंडिया। सेकंड नंबर जो है गेहूं के उत्पादन में भारत, और रूस जो है तीसरा कंट्री है। थर्ड जो है रसिया। ये मुख्यतः गेहूं के उत्पादन में देखने को मिलता है। इसको नोट कर लीजिए, कोई इश्यूज है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए हमसे। चलिए, तो अगला में आते हैं, पर्ल मिलेट के बारे में चर्चा करते हैं। पर्ल मिलेट। अगला है बाजरा, पर्ल मिलेट।
बाजरा, बाजरा, पर्ल मिलेट। बाजरा जो है एक मुख्यतः खरीफ की फसल है, पहला नंबर पॉइंट, खरीफ, मुख्यतः खरीफ फसल से संबंधित है। और गौर कीजिएगा, दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में खरीफ एवं रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है या बोया जाता है। तो आप गौर कीजिएगा, दोनों ही ऋतुओं में जो है नहीं, फसल ऋतु में उगाया जाता है। तो बाजरा जो है, खास बात है कि बाजरा जो है दोनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है। इसमें टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री, बाजरा का जो टेम्परेचर चाहिए इसको डेवलप करने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 से 50 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा चाहिए। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, रेनफॉल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वाटर यानी वर्षा चाहिए यहां पर। अब गौर कीजिएगा, इसके फसल के लिए हल्की बलुई क्षेत्र, छिछली काली और लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। तो ध्यान रखिएगा, बाजरा की फसल के लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, तो बाजरा की फसल के लिए हल्की बलुई मिट्टी, एक नंबर पॉइंट, हल्की बलुई मिट्टी चाहिए, साथ में छिछली काली, ऊपर वाला, छिछली मतलब ऊपर का जो सरफेस वाला पार्ट होगा तो छिछली काली मिट्टी चाहिए साथ में। और तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात है कि लाल मिट्टी भी इसके लिए उपयोगी हो सकती है, तो वह लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ये इसके लिए उपयोगी है, इस फसल के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया माना जाता है हम लोग। अब ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसका मेन पॉपुलर सिटी है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसका मेजर स्टेट्स है जहां पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी इसके लिए जाना जाता है। राजस्थान और यूपी भी जो है बाजरा की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है, यानी बाजरा की खेती के लिए यहां पर, इस जगहों पर बाजरा की अधिक खेती होती है। अगला है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है मक्का, मेज। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, कोई भी इश्यूज है तो यहां से हमसे पूछिएगा, एक बार नोट कर लीजिए आराम से। मेज, मेज यानी मक्का। चलिए नोट कर लीजिए, कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलिए, मेज, मेज यानी मक्का। अब मेज में कुछ कुछ बेसिक चीजों को याद रखना है। खरीफ की फसल है, पहला नंबर पॉइंट खरीफ है, जानना चाहिए हम लोगों को क्या है, किस तरह की फसल है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात है कि C4 पौधों के अंतर्गत आता है। ये C4 पौधे के अंतर्गत आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है मेज के लिए कि इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके लिए अलावा आप गौर कीजिएगा 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा,
कहीं कहीं पर बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा होगा, घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि वो एक स्केलिंग दिया रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट बात है। खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, यानी तीनों ही ऋतुओं में जो है, सीजन में जो है, ये उगाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखिएगा, अमेरिका से ये आया है फसल, इसका मूल स्थान पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, मक्का का मूल स्थान कौन है, तो अमेरिका। तो अमेरिका जो है इसका मूल स्थान है। अमेरिका मूल स्थान है इसका, यानी अमेरिका इसका मूल स्थान के तौर पर जाना जाता है। और भारत में इसको लाने वाले कोई और नहीं, पुर्तगालीज लोग हैं, यानी पुर्तगालियों ने इसे भारत में लाया। क्लियर है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं जो मेज के लिए जाना जाता है, प्रोडक्टिव क्षेत्र माना जाता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, सब शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, ये सब जो है मक्का उत्पादक राज्य हैं। ये सब जो हैं मेज प्रोडक्टिव स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं, मेज प्रोडक्टिव स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं, मींस मक्का उत्पादक राज्य के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। मक्का जो है एक्चुअल में गुजरात, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में भी इसको उगाया जाता है। तो वो चलते चलते हैं, उसको याद करें ना करें कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, मगर यहां ध्यान रखना है गुजरात, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में भी जो है मेज को उगाया जाता है। अब आते हैं, मक्का जो है खाद्यान्न यानी एक खाने के फसल के तौर पर और चारा के तौर पर, फॉडर के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज, अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होता है या बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके वैरायटी का नाम है गंगा 5। इसका हाई यील्डिंग वैरायटी का नाम है गंगा 5। इसके अलावा डेक्कन 101, डेक्कन 101, इसके अलावा गंगा 11। तो ये सब जो है इसका हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मेज के तौर पर जाना जाता है। तो मेज एक प्रमुख खरीफ फसल है। उसके अलावा टेम्परेचर और इसका रेनफॉल जो है जो 50 से 70 सेंटीमीटर, और खास करके ये तीनों ही ऋतुओं में उगाई जाने वाली एक फसल के तौर पर जाना जाता है। अब अगला जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फसल है जिसको हम लोग चाय कहते हैं, टी कहते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको हम लोग इरेज करेंगे। चाय, चाय, चाय सबसे पहले ये चीनी मूल का पौधा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, चीनी मूल का पौधा है, यानी चीन से आया हुआ पौधा है। चीनी मूल के पौधे के तौर पर इसको जाना जाता है। और गौर कीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा इसे जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत यह किया गया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत
अंग्रेजों ने इसे लाया था भारत में, अंग्रेजों ने इसे भारत में लाया था। प्लांटेशन कहने का मतलब है कि रोपण कृषि के द्वारा इसे भारत में आरंभ किया गया। अब गौर कीजिएगा, ये एक प्रकार की बागानी फसल के तौर पर भी जाना जाता है। अब गौर कीजिएगा, इसका उत्पादन जनरली जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। इसका जो प्रोडक्शन है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कहने का मतलब है उष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है इसका उत्पादन होता है और पहाड़ी ढलानों पे होता है। टेम्परेचर चाहिए 24 से 30 डिग्री। से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर जो है इसे वार्षिक वर्षा चाहिए। अब गौर कीजिएगा, भारत में चाय की दो किस्म जो है बहुत फेमस है। पहला है बोहिया, यह इंपॉर्टेंट बात है। बोहिया चाय का एक इंपॉर्टेंट जो है किस्म माना जाता है, मींस वैरायटी है बोहिया। बोहिया को ही हम लोग कहते हैं चीनी, ये मूल है चीनी। जबकि दूसरा वैरायटी है आसामी का। आसामी का ये दोनों जो है चाय की बेस्ट वैरायटी मानी जाती है, अच्छी वैरायटी मानी जाती है। यानी भारत में चाय की दो किस्में होती हैं, बोहिया और आसामी का। ये दोनों वैरायटी को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा कि चाय जो है के लिए भारत में चूंकि विकास तेजी से हुआ, तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और भारत सरकार का प्रकाशन विभाग की जो किताब है उसमें दिया हुआ भी है इसके बारे में डिटेल से, तो जिसमें भारतीय चाय बोर्ड कहां स्थित है इसको जानना चाहिए। और भारतीय चाय बोर्ड का जो लोकेशन है वो है कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में है, कोलकाता में है। क्लियर है? इसके अलावा उत्पादक राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब इसके मुख्य उत्पादक यानी प्रोड्यूसर स्टेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए नीलगिरी की पहाड़ी व केरल का क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो नीलगिरी एवं केरल का क्षेत्र भी चाय के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी नीलगिरी और केरल का जो क्षेत्र है वो भी चाय के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपको पता ही होगा ये श्रम आधारित फसल है, मींस लेबर इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है और लेबर के माध्यम से ही जो है यहां पर एग्रीकल्चर होता है। तो ये जो हो गया चाय का उत्पादन। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जो अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फसल है उसको हम लोग कहेंगे पल्सेस, यानी जो है दलहन के बारे में चर्चा करेंगे। यही हम लोग का आज का लास्ट फसल होगा, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो पल्सेस हेडिंग बना लीजिए दलहन, पल्सेस दलहन। दलहन में सबसे पहले क्या क्या याद रखना है, ये रबी व खरीफ दोनों फसलें हैं, यानी रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं। सबसे पहले याद रखेंगे रबी व खरीफ दोनों की फसलें
पल्सेस को जाना जाता है, पल्सेस को माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है अरहर, चना, मूंग हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, खेसारी हो गया। खेसारी को कहते हैं बायोलॉजी में लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस यानी बायोलॉजिकल नेम है लेथायरस ओडोरेटस आदि को शामिल किया गया है। इसमें जनरली विविध आर्द्रता, तापमान यानी टेम्परेचर एक विविध तौर पर यानी मिसलेनियस तौर पर यानी हर तरह का टेम्परेचर बहुत सारा चलता भी है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी चाहिए, साथ ही साथ मृदा यानी मिट्टी से भी संबंधित दशाओं में किया जाता है। और गौर कीजिएगा दालों में जनरली जो है नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन या मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। यानी दाल जो है मृदा में मिट्टी का में नाइट्रोजन का मात्रा को बनाए रखने में सक्षम होती है और जरूरी होती है। और आपको पता ही है कि दाल जो है वो प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स के तौर पर, जैसे सोयाबीन भी पाया जाता है, उसी तरह से दाल जो है एक प्रोटीन का बेस्ट सोर्स के तौर पर जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया यहां से, अरहर का जन्म कहां हुआ है? तो अरहर का जो जन्म स्थान है वो है अफ्रीका। एक दाल है जिसका वैरायटी का नाम है अरहर, जिसका जन्म स्थान अफ्रीका है। ठीक है, अरहर का जन्म स्थान जो है वो अफ्रीका है। और भारत में दालों की खेती जो है जनरली दक्कन के पठारी इलाकों में और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा दालों की जो खेती है मुख्यतः जो है वैसे लोकेशंस पर होती है जहां पर जैसे खास करके दक्कन का पठार का इलाका है या मध्य पठारी भाग है या उत्तर पश्चिमी जो भाग है उस भागों में अधिक खेती होती है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक क्रॉप्स के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और प्रत्येक क्रॉप्स के मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक को याद करना होगा और जानना होगा कि कौन सा इसका प्रोड्यूसिंग राज्य है, इसका क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ बेसिक मिसलेनियस जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल संदर्भ में देखने का कोशिश किया है। तो ये सब चीजों को यहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज हम लोग की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। और एक चीज और है, बहुत सारे कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में, तो पहले हम सब क्लास में सारे से डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे, तब हम कैरी ऑन करेंगे। तो इसलिए जब तक सब लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे इस क्लास को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन में पढ़ना चाह रहे होंगे, तो शायद हम क्लोज हो सकता है कर दें आप लोग का क्लास को। क्योंकि इस बैच में हम देख रहे हैं कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मात्र जो है 5-6 लोग हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका पेपर कुछ बचा हुआ होगा तो हम उनको दूसरे बैच में जोड़ लेंगे। ठीक है ना, हम बात कर लेंगे सारे से, क्योंकि इसमें मुश्किल से 4-5 लोग ही जुटे हुए हैं बैच में। ठीक है, क्योंकि सब लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हमको लगता है कि क्लास करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि मैसेज पर मैसेज सबको दिया गया है। ठीक है, ओके, तो हम फिर बात करते हैं, उसके बाद आप लोग से हम मैसेज जैसा भी होगा व्हाट्सएप पे हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। अटेंडेंस अपना बना देंगे। थैंक यू।